हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और इस प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे शिवाजी और उनका शासनकाल या फिर मराठा साम्राज्य। ठीक है ना। इससे पहले हम ऑलरेडी 9 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं मध्यकालीन भारत के। अगर किसी ने ना देखे हों तो मध्यकालीन भारत के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है ना। उसमें आपको 9 के 9 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे और इसमें हम देखेंगे मराठा साम्राज्य। ठीक है। और ये अंतिम चैप्टर होगा मध्यकालीन भारत का। इसके बाद एक और वीडियो आएगी। ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे पूरे मध्यकालीन भारत के जो मिसलेनियस क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चन कथन कारण वाले यूपीपीसीएस के पालतू क्वेश्चन बने हुए हैं पिछले 5-7 साल से। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। बाबर ने बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा था, ये सही है। ठीक है। ये ग्रुप CD एग्जाम में कई बार पूछ लेता है बाबर की पुस्तक कौन सी है, तो बाबरनामा या फिर। ठीक है। तो ये तुर्की भाषा में लिखी हुई है। आगे चलिए। ठीक है। तुर्की मुगल कालीन की फारसी भाषा थी। ठीक है। तो ये गलत है। जो दरबारी भाषा थी तो उनकी फारसी भाषा थी दरबारी। ठीक है, ना कि तुर्की। तो ये सही है और आर गलत है। ठीक है। बाकी आप समझ ही गए होंगे। तो ये देखिए, ये सही है, आर गलत है। ठीक है। ये क्वेश्चन सब कुछ मैंने आपको करवाए हुए हैं। आगे देखिए, इनको सही क्रम में लगाना है। तो ठीक है। तो देखिए पहले कौन आया था, तो पहले आए थे बालाजी विश्वनाथ, फिर आएगा ठीक है बाजीराव, फिर आएगा यानी कि 1 2 और फिर लास्ट में माधव राय। ठीक है। दोबारा देख लीजिए, पहले आएंगे बालाजी, ठीक है, तीसरा, फिर आएगा बालाजी जी। ठीक है। यहाँ बालाजी विश्वनाथ आएंगे पहले, फिर आएगा बालाजी और फिर आएगा बालाजी बाजीराव और फिर लास्ट में 4 यानी कि 3 1 2 4 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ये देखिए, इनको सही क्रम में सजाना है। ठीक है। तो बताइए, तो पहले आएंगे संभाजी। ठीक है। संभाजी आएंगे पहले और उसके बाद आएंगे, ठीक है, उसके बाद आएंगे यानी कि पहले संभाजी, फिर आएगा राजा राम, ठीक है, दूसरा, और फिर आएगा शिवाजी सेकंड, और फिर आएगा छत्रपति साहू शिवाजी। ठीक है, यानी कि 32 41 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ये देखिए, आगे देखिए, यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पे पूछने की कोशिश कर रहा है शिवाजी के जो अभियान थे तो उनको सही क्रम में लगा दो। तो चलिए देखते हैं। ठीक है। शिवाजी का अभियान, एक सेकेंड। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो शिवाजी ने सबसे पहला अभियान किया था, बताइए। ये पहले सूबा, फिर सूरत का प्रथम आक्रमण, एक सेकेंड। फ्रेंड्स, तो यहाँ शिवाजी के अभियानों की बात कर रहे थे हम। ब्रेक के बाद स्वागत है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला पर इन्होंने किया था चाकन। ठीक है। चाकन, फिर सूपा, फिर सूरत का प्रथम आक्रमण, फिर बीजापुर कर्नाटक का अभियान। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है। ये देखिए, चाकन, सूपा, सूरत का प्रथम आक्रमण, बीजापुरी कर्नाटक अभियान। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर इनको सही कालानुक्रम में सजाना है डेट के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आएगा तोरण की विजय यानी कि 4, फिर आएगा शाइस्ता खां का शिविर में लूट की थी शिवाजी ने, 3, फिर सूरत की लूट, फिर 2 और फिर पुरंदर की संधि 1। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ये देख लीजिए, कथन कारण वाला है। यहाँ पर देखिए, मुगल शासन के पतन के बाद या फिर ह्रास के बाद भारत में मराठे सर्वाधिक समर्थ देशीय शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। ये सही है। फ्रेंड्स, अगला देखिए, कारण क्या कहता है। संयुक्त भारत देश की स्पष्ट संकल्पना मराठों ने ही की थी। ठीक है। तो ये दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर ए, कथन भी कहीं सही है और कारण भी है और व्याख्या भी हो रही है। ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। आगे देखिए, राज्य के मामले में शिवाजी की एक मंत्रिपरिषद से परामर्श लेते। तो ये सही है। इनकी मंत्रिपरिषद थे अष्टप्रधान कहा जाता था उनको। ठीक है। तो राज्य के मामलों में शिवाजी एक मंत्रिपरिषद से परामर्श लेते थे। कारण देखिए क्या कहता है, प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार होता था, तो स्वतंत्र नहीं होता था। ठीक है। तो ये सही है, और गलत है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। यहाँ देख लीजिए, ये ऑप्शन नंबर सी है, ये सही है, और गलत है। ठीक है ना। और जो इनके जो अष्टप्रधान थे, तो खासकर उसमें याद रखना, जो कई बार यूपीपीसीएस में पूछा है कि विदेश मंत्री को क्या कहते थे, तो उसको कहते थे
बताइए सुमंत। फ्रेंड्स जो हम आगे देखेंगे, आगे देखिए यहाँ पर क्या पूछा है। यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है। फ्रेंड्स सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं सही उत्तर का चयन। तो देखिए 17वीं शताब्दी। फ्रेंड्स 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति के उदय ने भारतीय राजनीति में एक नए तत्व का सूत्रपात किया, जैसे कि पूर्ववर्ती युग में विजयनगर साम्राज्य ने किया था। ठीक है, तो ये सही है। आगे देखिए कारण क्या कहता है। पूर्व मध्यकालीन युग में भारतीय इतिहास में देवगिरी के यादवों के नेतृत्व में राष्ट्र हित के लिए खड़े होने के कारण मराठों की पृष्ठभूमि में उच्च कोटि की राजनीति और सांस्कृतिक क्रियाकलापों की विरासत विद्यमान हुई थी। ठीक है, ये दोनों पढ़ने से सही लग रहे हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स व्याख्या भी कर रहे हैं। फ्रेंड्स एक ये देखिए ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स सही स्पष्टीकरण और व्याख्या भी है। आगे देखिए 1750 तक मराठा राज पेशवा के नेतृत्व में एक संघ राज्य बना रहा, तो ये सही है। फ्रेंड्स दूसरा देखिए, दूसरा कहता है साहू के उत्तराधिकारियों के पास एक वास्तविक शक्ति नहीं थी। फ्रेंड तो बताइए कौन सा सही है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। फ्रेंड दोनों सही हैं और व्याख्या भी हो रही है। आगे देखिए शिवाजी। फ्रेंड शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। फ्रेंड ऑप्शन नंबर मतलब कथन सही है। कारण देखिए उन्होंने मुगलों के प्रतिरोध की आशाएं त्याग दी थी। फ्रेंड त्याग नहीं दी थी, मतलब मुगलों के प्रति त्याग वगैरह कुछ नहीं किया था उन्होंने। फ्रेंड तो ये देखिए ये सही है और गलत है। फ्रेंड्स आगे देखिए शिवाजी की 8 मंत्री परिषद अष्टप्रधान किसी प्रकार के कैबिनेट नहीं होती थी। ठीक है, तो ये सही है। ये पूछा जा रहा है। ठीक है, जो शिवाजी के पास 8 मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे या प्रधान थे, तो उनके पास किसी भी प्रकार का कैबिनेट नहीं था, तो ये सही है। आगे देखिए 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे, तो बताइए कौन सा सही है। तो ये हो जाएगा ए आर दोनों सही है और व्याख्या नहीं हो रही है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, हाँ ठीक है, ए आर दोनों सही है और यहाँ पर व्याख्या नहीं हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है। आगे देखिए 1707 में औरंगजेब के देहांत के कुछ समय पूर्व औरंगजेब ने साहू को मुक्त कर दिया था, तो ये सही है। जुल्फिकार ने यह मत रखा कि राज्य में साहू की वापसी से मराठा में विभाजन हो जाएगा, जिसके कारण वे शाही राज्य क्षेत्रों में लूटमार में विफल हो जाएंगे। ठीक है, तो बताइए कौन सा सही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, बट व्याख्या नहीं हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए आर दोनों सही हैं बट स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, तो अब 30 नंबर देखते हैं और थोड़ा तीव्र गति से चलते हैं। ठीक है, तो देखिए पूना। ठीक है, पूना किसके पास था, तो पेशवाओं के पास था, यानी कि पहले का दूसरा। और ग्वालियर में कौन थे, तो ग्वालियर में थे सिंधिया, यानी कि तीसरा। ठीक है, ये तीसरा है, क्या लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, पूना में थे पेशवा यानी कि 2, ग्वालियर में थे सिंधिया यानी कि 3, नागपुर। ठीक है, नागपुर में कौन थे, तो ये भोसले थे, यानी कि सी का पहला। और बड़ौदा में थे गायकवाड़। ठीक है, 23-14 है कहीं, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए 23-14। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर बताना कौन सा सही सम्मिलित है, तो ये सुमंत। ठीक है, विदेशी मामलों का ये देख रेख करता था, ये विदेशी मंत्री की तरह होता था, तो ये इसको कहते थे सुमंत, जो मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर बताना कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो पेशवा में थे। ठीक है, पेशवा कहाँ से बिलोंग करता था, तो पुणे। ठीक है, पुणे से बिलोंग करता था, जो ऊपर बताया अभी। शिवाजी का राज्य अभिषेक। ठीक है, शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था, तो ये रायगढ़ में हुआ था 1674 में। ठीक है, आगे देखिए शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 में और ठीक है, और इन्होंने शिवाजी की उपाधि धारण की थी 1674 में। ठीक है, समझ रहे होगे। आगे देखिए शिवाजी का जन्म सिवनेर में हुआ था। आगे देखिए शिवाजी का जन्म सिवनेर में। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित था और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उन्हें गिफ्ट किया था, तो ये थे हेनरी ऑक्सीडेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखिए शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक, तो ये हुआ था रायगढ़ में। ठीक है, आगे देखिए शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़ को ही उन्होंने राजधानी बनाया था। आगे देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी हिंदवी राज्य। ठीक है, हिंदवी स्वराज्य की
प्राप्ति के उद्देश्यों से शिवाजी आगरे में सम्राट औरंगजेब से मिले थे। ठीक है, तो ये गलत है। ये मिले थे लेकिन हिंदवी राज्यों के उससे नहीं मिले थे। ठीक है, और जब ये मिलने गए थे तो औरंगजेब ने इनकी तरफ देखा भी नहीं, वो अपनी बर्थडे पार्टी में बिजी था। ठीक है, तो आगे देखिए 24वां क्वेश्चन क्या कहता है, शिवाजी के राज्यसभा व्यवस्था से संबंधित निर्णय में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो वो कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, जमींदारों को उनके हलकों से राज्य वसूली की अनुमति थी। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं था। आगे देखिए यहाँ पर शिवाजी के विषय में कौन सा कथन गलत है, तो ये देखिए, उन्होंने मुस्लिमों को धर्मांतरण व हिंदू। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ देखिए, उन्होंने मुस्लिमों को धर्मांतरण के लिए और हिंदू धर्म को अपनाने के लिए विवश किया, ऐसा कुछ नहीं किया था। ठीक है, मुस्लिमों को मतलब हिंदू बनाने पर और उनको हिंदू धर्म स्वीकार करने पर राणा प्रताप ने कभी इसका समर्थन नहीं किया था। ठीक है, आगे देखिए शिवाजी के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो ये देखिए, ठीक है, उन्होंने मुस्लिमों को अपने प्रशासन में नियुक्त किया, सही है। औरंगजेब ने उन्हें एक पदवी दी थी, ये भी सही है। उनकी एक नौसेना थी, तो ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना कौन सा कथन गलत है, तो इनमें से कोई गलत नहीं है। ठीक है, सारे सही हैं। आगे देखिए विदेशी मामले, तो ये सुमंत करता था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीसीएस के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे देखिए शिवाजी के काल में परराष्ट्र मामलों के अधिकारी मंत्री को क्या कहते थे, तो ये सुमंत कहते थे। देख लीजिए क्वेश्चन ऐसे घुमा के भी पूछा है। विदेश मंत्री, तो ये सुमंत को ही कहा जाता था। ये यूपी पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलिए, निम्नलिखित मराठा अधिकारियों में से कौन राजस्व विभाग की देखभाल करता था, तो इसको कहते थे आमत्य। ठीक है, आगे देखिए शिवाजी के शासनकाल में वित्त मंत्री के नाम से जाना जाता था, तो इसको भी आमत्य कहते थे। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर। आगे देखिए आमत्य जो शिवाजी के अष्ट प्रधान का एक सदस्य था, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकारी था, तो ये आय व्यय देखता था, यानी कि आय व्यय मतलब इनकम टैक्स वगैरह की बात हो रही है। ठीक है, आगे देखिए मराठों के अंतर्गत निम्नलिखित में से भू राजस्व वसूलने का उत्तरदायी किसका था, तो ये पटेल। ठीक है, भू राजस्व वसूलते थे पटेल लोग। आगे देखिए मराठों के अंतर्गत गाँव में भू राजस्व वसूलने का जिम्मा, तो ये पटेलों को दिया गया था, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आगे देखिए पुरंदर की संधि में से, ठीक है, पुरंदर की संधि याद कर लो कब हुई थी, ये 1665 में हुई थी, और किसके साथ हुई थी, जयसिंह और राणा प्रताप के बीच हुई थी। तो यहाँ बताना कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी देखिए, शिवाजी से यह अपेक्षा की, ठीक है, शिवाजी ने यह अपेक्षा नहीं की थी कि वह मुगल सेनापतियों को बीजापुर अभियान में सहायता करेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। ठीक है, आगे देखिए, तो ये बता दिया शिवाजी ने पुरंदर की संधि जयसिंह के साथ की थी। आगे देखिए पुरंदर के युद्ध में शिवाजी ने आत्मसमर्पण किस किले में किया था, तो ये पुरंदर के किले में ही किया था। ठीक है, आगे देखिए ठीक है, शिवाजी ने मुगलों को अपना एक चौथाई राज्य दे दिया था, तो पुरंदर की संधि में ऐसा लिखा था। ठीक है, हस्ताक्षर किए थे अष्टप्रधान, तो ये मराठा शासन काल में थे। ठीक है, आगे देखिए अष्टप्रधान व्यवस्था के अंतर्गत सुरुनबीस और चिटनिस, ठीक है, सुरुनबीस और चिटनिस का क्या कर्तव्य था या कर्मतंत्र था। ठीक है, तो ये क्या करते थे, ये करते थे वह शासक को पत्र व्यवहार में मदद करते थे। ठीक है, ये पत्राचार से संबंधित थे कौन, सुरनबीस और चिटनिस। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकारी शिवाजी की नागरिक प्रशासन अष्टप्रधान में का सदस्य नहीं था, तो ये कोतवाल वगैरह पुलिस वगैरह। ठीक है, ये अष्टप्रधान के सदस्य नहीं थे। अष्टप्रधान समिति का भी गठन किसने किया था, तो ये संभाजी ने कर दिया था। आगे देख लिए संभाजी के बाद मराठा शासन निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया, तो ये बालाजी विश्वनाथ ने बनाया था। आगे देखिए निम्नलिखित मराठा देवियों ने, ठीक है, निम्नलिखित मराठा देवियों ने जिसने 1700 ईस्वी के आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष छेड़ा था। ठीक है, तो ये ताराबाई थी। लेकिन कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में, तब मराठा साम्राज्य किसके हाथों में था, तब भी इसका आंसर आएगा ताराबाई के हाथों में था। ठीक है, ये देखिए आ ही गया क्वेश्चन। ठीक है, ये यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है। ठीक है, वो देख लो जो मैंने बताया। ठीक है, ये कई बार पूछ लेता है यूपी पीसीएस में। वह मराठा वीरांगना जिसने मराठा शक्तियों को मुगलों के आक्रमणकारी से बचाया था, तो ये ताराबाई ही थी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा, तो ये ताराबाई के हाथों में था। ठीक है, आगे देखिए शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की पदवी दी थी, तो ये थी ताराबाई।
राजा राम की धर्मपत्नी और शिवाजी की द्वितीय माता ताराबाई थी। शिवाजी जो भू राजस्व वसूलते थे तो उपज का 2/5। आगे देखिए उपज ठिकाना कृषि उत्पादन में भू राजस्व के रूप में राज्य का हिस्सा शिवाजी की भूमि पर राज्य व्यवस्था का कितना था, तो ये 40% था। ठीक है। आगे देखिए शिवाजी की घुड़सवार सेनाओं में सबसे नीचे श्रेणी में कौन थे, तो हवलदार आते थे सबसे नीचे। ठीक है। यहाँ देखिए निम्नलिखित में से किसके अधीन मराठा घुड़सवार सेना 25 घुड़सवारों की सबसे छोटी इकाई थी, तो हवलदारों के नीचे। ठीक है। ठीक है। 25 घुड़सवार वाली सबसे छोटी इकाई कौन थी, तो ये हवलदार सबसे छोटी इकाई थी। ठीक है। 25 घुड़सवार थे इसमें। मराठा सेना में बागीर क्या थे, तो ये बागीर कहते थे घुड़सवारों को। ठीक है। शिवाजी की शाही अशोक सेना को क्या कहते थे, तो ये बागीर कहते थे। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ग्रुप सी और डी एग्जाम का पालतू क्वेश्चन है कि पानीपत का तीसरा युद्ध तो 1761 में और किसके साथ हुआ था, तो ये अफगान और मराठों के बीच हुआ था। ठीक है। तो ये देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों को किसने हराया था, तो अफगानों ने हराया था। ठीक है। तीसरा युद्ध 1761 में, ये पालतू क्वेश्चन है। ठीक है। ग्रुप सी डी का। ठीक है, मराठा तोपखाने का मुख्य व्यवस्थापक थे। ठीक है। तो ये इब्राहिम अलीवर्दी खां थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला पहला सेना नायक था, तो इब्राहिम गारदी, ये मर गए थे। ठीक है। तो आगे चलिए जिस शासक के शासनकाल में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, तो ये क्वेश्चन आप बताएंगे। ठीक है। ये आप चाहे गूगल करके बता सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा हुआ है मैंने। ठीक है। इसका सोल्यूशन हाइड कर रखा है। ठीक है। आगे चलते हैं। मैं भी देखूँ आप तैयारी कर भी रहे हो या नहीं। ठीक है ना, या मैं पढ़ाते ही जा रहा हूँ, आप कुछ कर ही नहीं रहे। आगे देखिए MS अब्दाली ने भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था, क्योंकि ये बदला लेना चाहते थे किससे, अभी बताता हूँ। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए है, वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह का निष्कासन का बदला लेना चाहते थे। ठीक है। जो ये अफगान थे, ठीक है, जो अफगान वगैरह का जो वायसराय था तैमूर था, तो ये था लाहौर में बैठा हुआ था, तो मराठों ने इसको यहाँ से निकाल दिया था, इस चीज़ का बदला लिया था इन्होंने। ठीक है। आगे देखिए मराठों के विरुद्ध MS अब्दाली के समर्थन देने के लिए सुजाउद्दौला केवल इसलिए प्रेरित हुआ था क्योंकि वह अपने राज्य को सुरक्षित करना चाहता था। आगे देखिए ये पानीपत की लड़ाई की बात हो रही है तीसरी की। ठीक है, जो कि 1761 में हुई थी। तो देखिए क्या कहता है इसमें, एक पेशवा कहता है। ठीक है। पेशवा क्या कहता है, ध्यान से सुनना। ठीक है। इसमें 2 मोती विलीन हो गए, मतलब 2 मेरे लाल मारे गए। ठीक है। 2 मोती विलीन हो गए इस लड़ाई में। 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गई। ठीक है। 2 लाल मारे गए, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गई और चांदी तांबे की तो गणना ही नहीं की जा सकती, इतनी मतलब मारकाट हुई थी। ठीक है। 18वीं शताब्दी में द्वितीय याद के युद्ध में एक भारतीय शक्ति प्रभावत का यह कथन किसका था, तो ये पेशवा ऐसा कह रहा था कि मतलब पानीपत की तीसरी लड़ाई में 2 मोती विलीन हो गए। ठीक है ना, यानी कि 2 बेटे वगैरह मारे गए और 22 सोने की मोहरें चली गई। ठीक है ना, ऐसा कुछ कहा था इसमें, याद रखना। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई खुद देखी थी, तो वो थे काशीराज पंडित। ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन मराठा पैदल सेना के सबसे निचले दर्जे का पद था, तो ये था नायक। ठीक है ना, ये UP PCS में कई एक बार इंटरव्यू में पूछा है। ठीक है। इंटरव्यू में ये पूछ लेते कि लड़ाई, ठीक है ना, जो मुगल काल में जो सबसे ज़्यादा लड़ाई हुई है तो पानीपत में ही क्यों हुई है। ठीक है ना, तो कोई बता सकता है। ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि मुगल काल का अखाड़ा या फिर मुगल काल का गढ़, लड़ाई का गढ़ किसको कहते थे, तो पानीपत को। ठीक है। तो UP PCS में इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पानीपत में कोई सारी लड़ाइयाँ पानीपत में ही मुगल काल में क्यों हुई। ठीक है। तो मैं बाद में बताऊँगा। ठीक है। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, अभी इतना टाइम नहीं है। ठीक है। आगे देखिए ठीक है, वह कौन सा मराठा सरदार था जिसने अलीवर्दी खां ने उड़ीसा के एक भाग का राजस्व प्रदान किया था, तो ये थे राघोजी भोसले। ठीक है। ठीक है। ये मराठा सरदार थे जिसने अलीवर्दी खान ने उड़ीसा के एक भाग का राजस्व प्रदान किया था, तो राघोजी भोसले को प्रदान किया था। आगे देखिए 1751 में बंगाल के नवाब ने उड़ीसा का अधिकार कर किसको हस्तांतरित कर दिया था। ठीक है ना, उड़ीसा पर इसने अधिकार कर लिया था और किसको दे दिया था, तो मराठों को दे दिया था। ठीक है ना। आगे देखिए मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है, तो ये राजनीतिक
जागृति। आगे देखिए 17वां नंबर क्या कहता है, मराठों के उदय निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, यहाँ पूछा है मराठों के उदय के निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक कारक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, महाराष्ट्र में मुगल दरबार एवं सत्ता के केंद्र दिल्ली से दूरी। ठीक है, समझ गए कि मराठों के उदय के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक नहीं उत्तरदायी नहीं था। तो ये देखिए, महाराष्ट्र में मुगल दरबार और सत्ता से केंद्र दिल्ली की दूरी। ठीक है, इनमें महाराष्ट्र जो ये दिल्ली और महाराष्ट्र की दूरी की बात हो रही है, क्योंकि ये बहुत दूर पड़ता था। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए किसने कहा था कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना है, इसकी शाखाएं स्वयं में गिर जाएंगी। तो ये बालाजी प्रथम ने कहा था मुगल साम्राज्य के लिए। ठीक है, आगे देखिए, अफजल खां का मूल नाम था, तो ये अब्दुल्ला भतारी। आगे देखिए, वह कौन सेना नायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान से 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था, तो ये था अफजल खां को भेजा गया था। आगे देखिए, यह राजा उदारता से अपने गुप्तचरों को भुगतान करता था, जिस कारण उनके द्वारा प्रदत्त सूचना से उनकी बड़ी विजयों में मदद मिली। शिवाजी के बारे में यह किसने कहा है, तो ये कहा है अब्बेकेरे ने। ठीक है, आगे देखिए, मोडी लिपि का प्रयोग किनके अभिलेख में किया गया है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मराठों की लिपि लिखी गई है। ठीक है, आगे देखिए, किसके समय मराठा राजा नाचिक हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बना, तो ये था बालाजी राव। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा देखिए, किसके समय में मराठा राजा नाचीज ये अलग अलग होना चाहिए था यहाँ। ठीक है, नाचीज हो गया और पेशवा शासक बन गया, तो बालाजी राव के काल में। ठीक है, आगे देखिए, शिवाजी ने मुगलों को कौन से युद्ध में हराया था, तो ये सलहार का युद्ध था। आगे देखिए, ठीक है, पेशवा के काल में मराठा शक्ति अपनी चरम पर पहुंची थी, तो बालाजी द्वितीय के काल में। आगे देखिए, पेशवाओं के अंतर्गत मराठा नौसेना की जिम्मेदारी एक असाधारण अयोग्यता वाले नायक के हाथों में सौंपी गई, तो उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था कनौजी अंग्रे। ठीक है, 80 नंबर देखिए, पगा क्या होता था, तो ये नियमित सेना को पगा कहा जाता था मराठा काल में। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस किले में राजा राम मुगलों की कैद में 8 साल रहे थे, तो ये जिंजी का किला। ठीक है, जो ये राजा राम मोहन राय, क्या बोल रहा हूँ, राजा राम मुगलों के घेरे में या फिर कैद में 8 वर्ष तक रहे थे, तो जिंजी के किले में। ठीक है, राजा राम मोहन राय का नाम याद आ रहा है क्योंकि हमारी मॉडर्न हिस्ट्री पास में ही है। ठीक है, जैसे ये ख़त्म हो गई उसके बाद हमारी मॉडर्न हिस्ट्री रह जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला था जिसे शिवाजी ने जीता था, तो ये तोरण के किले को जीता था, आहिस्ता खां को पराजित किया था। ठीक है, तो ये शिवाजी ने 1663 में हराया था। आगे देखिए, किसको देशमुख पाटिल नायक और किसको देशमुख पाटिल नायक नाम से पुकारा जाता था, जो स्वतंत्र सरदार होते थे उनको कहते थे शिवाजी के गुरु, जो ये रामदास हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगरा। ठीक है, आगरा में शिवाजी को कैद कर रखा था। ठीक है, याद रखना, यहाँ से ये भाग गए थे। ठीक है, ये देखिए, शिवाजी मुगलों के कैद से भागते समय कौन से नगर में कैद थे, तो ये आगरा में कैद थे। ठीक है, ग्वालियर की स्थापना तो ये माधजी सिंधिया ने की थी। ठीक है, शाहजी ने किससे ऊना की जागीरें प्राप्त की थी, तो आदिल शाह। ठीक है, आगे देखिए, शिवाजी का राज तिलक के समय कौन जीवित नहीं था, तो ये तुकाराम डेड हो चुके थे। ठीक है, आगे देखिए, संगोला की संधि पेशवा का संबंध है, तो ये बालाजी बाजीराव का। अहिल्याबाई। ठीक है, अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु 1795 में हो गई थी। मराठा विद्रोह का दमन के लिए औरंगजेब का अंतिम दक्कन अभियान, तो ये 1682 में गया था। ठीक है, आगे देखिए, सामाजिक सुधार। ठीक है, सामाजिक सुधार राष्ट्रीय पुनर्जीवन तथा मराठा शक्ति का उदय किस मराठा संत का सर्वाधिक महत्व था, तो ये थे समर्थ रामदास। ठीक है, जो कि गुरु थे शिवाजी के। आगे 1664 से 1670 में सूरत पर हमलों में शिवाजी को शाब्दिक लाभ क्या हुआ था, तो इन्होंने बहुत बड़ा धन लूटा था, यानी कि लॉटरी लगी थी इनकी। आगे देखिए, मराठा राज्य क्षेत्र में भूमि की माप जोक की इकाई थी, तो भूमि नापते थे काठी। ठीक है, भूमि की नाप जोक की इकाई को कहते थे काठी। किस पेशवा ने हिंदू पदशाही की उपाधि धारण की थी, तो बालाजी प्रथम ने। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस पेशवा को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है, तो बालाजी प्रथम। किस मराठा संत का महाराष्ट्र
धर्म में उदय योगदान था स्टूडेंट, महाराष्ट्र धर्म के उदय में योगदान था, तो ये नामदेव थे और ये दर्जी थे। ये हरियाणा पीसीएस का पालतू क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आगे चलिए, उत्तर भारत में वह कौन सा भौगोलिक क्षेत्र था जहाँ मराठों को सर्वप्रथम पैर जमाने में का अवसर मिला था? तो ये था मालवा। बरखर क्या था? तो ये इतिहास रचना के साधन थे स्टूडेंट्स। आगे देखिए, भोसले, तो ये नागपुर के शासक थे, ये शुरू में बता दिया है। मराठा राजाओं ने हमेशा आपस में लड़ाई की स्टूडेंट्स, ये आपस में भिड़ गए थे और लास्ट में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से मराठाओं का विस्तृत इतिहास लिखने वाला प्रथम इतिहासकार था ग्रांट डफ। 1739 स्टूडेंट, 1739 में पुर्तगालियों द्वारा एकीकृत साल्सेट एवं बसाइन पर अधिकार किसका हो गया था? तो मराठों का स्टूडेंट। 1741 में पुर्तगालियों द्वारा अधिकृत साल्सेट और बसाइन पर मराठों का अधिकार हो गया था। आगे देखिए, किस पेशवा ने जंजीरा के सिंधियों के विरुद्ध एक लंबा अभियान लड़ा था? तो ये बालाजी राव प्रथम ने स्टूडेंट। शिवाजी के समय सरनौबत का पद, तो ये सैन्य प्रशासन से बिलोंग करता था। मसोका क्या है स्टूडेंट? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मसोका, तो ये जागीरें को मसोका कहते थे मराठा साम्राज्य में। साहू को दक्कन चौथ सरदेशमुखी का अधिकार किसके शासन में सौंपा गया? तो फारूक शी स्टूडेंट्स। जो ये साहू था, तो इसको दक्कन में सरदेशमुखी और चौथ वसूलने का अधिकार फारूक शीर के काल में सौंपा गया था, जिसको कहते थे घृणित कायर। आगे चलिए, शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य की आय का मुख्य स्रोत था? तो ये चौथ। तो ये देखिए, मसोका का अर्थ क्या था? तो ये था नगद वेतन के बदले भूमि अनुदान स्टूडेंट्स। आगे चलिए, पेशवा राज्य का संस्थापक था? तो बालाजी विश्वनाथ, ये कई बार हो चुका है स्टूडेंट्स। तो ये थी वीडियो, क्या कहते हैं, मराठा साम्राज्य के स्टूडेंट्स। 111 क्वेश्चन थे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थे स्टूडेंट्स। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी जाना नहीं है स्टूडेंट्स। जो लास्ट पार्ट है मिसलेनियस, वो भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो एक सेकंड स्टूडेंट्स, तो ये देखिए हम मिसलेनियस पे पहुँच गए स्टूडेंट्स। ये पूरे पूरे मध्यकालीन भारत का ये मिसलेनियस हो लगभग 145 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। मराठा साम्राज्य के बाद यही एक मिसलेनियस की वीडियो मैंने तैयार की थी। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बैक डाउन आवर वीडियो। और ये लास्ट है स्टूडेंट, लास्ट वीडियो है हमारे, क्या कहते हैं, मध्यकालीन भारत के स्टूडेंट्स। और इन सब जितने ये 9-10 पार्ट बने, इन 9-10 पार्ट को जोड़कर स्टूडेंट्स मैं एक वीडियो मास्टर वीडियो कंप्लीट कर दूंगा। जैसा कि हमने प्राचीन भारत में मतलब 16 पार्ट बने थे, उन 16 पार्ट को जोड़कर एक मास्टर वीडियो बना दी थी लगभग 11.5 घंटे के स्टूडेंट। तो उसी की तर्ज पर इस वीडियो भी आपको मिल जाएगी स्टूडेंट्स, और कल मिल जाएगी वो वीडियो स्टूडेंट्स, क्योंकि जो ये पार्ट वगैरह बने हैं इनको जोड़ने में बहुत सारा टाइम लगता है और बहुत सारा डाटा स्टूडेंट्स नेट वगैरह चाहिए होता है। तो कल आपको इसकी मास्टर वीडियो मिल जाएगी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, महाराजा जयसिंह ने वेधशालाएँ कहाँ कहाँ बनवाई थी स्टूडेंट्स? तो ये दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और वाराणसी स्टूडेंट्स। याद रखना। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 स्टूडेंट्स। और शायद मैंने किसी एक पार्ट में ये बताया है कि वेधशाला इसमें वाराणसी में नहीं बनवाई गई थी स्टूडेंट, तो ये वाराणसी में भी बनवाई गई थी स्टूडेंट्स। इलाहाबाद, अगर इलाहाबाद ऑप्शन में हो या फिर प्रयागराज तो वो गलत है स्टूडेंट्स। दिल्ली, उज्जैन, जयपुर स्टूडेंट्स और वाराणसी यहाँ पर बनवाई गई थी स्टूडेंट। तो ये चारों ठीक हैं, इलाहाबाद गलत होगा स्टूडेंट्स। आगे देखिए, सिख गुरुओं के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं, बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था? पहला सही है स्टूडेंट्स। आगे देखिए, गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के बाद बने? तो ये भी सही है स्टूडेंट्स। आगे देखिए, गुरु अर्जुन देव ने सिखों को उनकी अपनी गुरुमुखी लिपि दी थी? तो ये गलत है स्टूडेंट्स, यानी कि पहला दूसरा सही होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये देखिए, पहला दूसरा सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन भारत राज्य
वर्तमान क्षेत्र है, ठीक है। तो मध्यकालीन भारत को वर्तमान क्षेत्र से किससे जोड़ते थे, तो ये दुर्ग है ना, दुर्गर, ठीक है। तो इसको जम्मू कश्मीर राज्य से इंडिकेट करते थे, तो आई थिंक दूसरा, ठीक है, ये दूसरा ही आंसर सही है। आगे देखिए, एक सेकंड, अब चलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहदी में घोड़सवार सिपाही थे, ठीक है। तो अहदी में घुड़सवार सिपाही थे, तो उन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की थी, सही थी, ठीक है। उन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संकलन नहीं किया था, तो ये भी सही है। सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था, ठीक है, तो ये सही है। उन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संकलन किया था, तो ये गलत है, ठीक है। ये ऊपर देखो, यहाँ कह रहा है किसी भी सरदार के साथ संकलन नहीं किया था, तो ये सही है, ये गलत है, ठीक है। तो ये 1 2 3, तो ये देखिए 1 2 3, ठीक है। इनको सही क्रम में लगाना है, तो पहले कौन आया था, ठीक है। तो पहले आई थी पद्मिनी, ठीक है, यानी कि तीसरा, फिर दूसरा पद्मावती, और फिर आई थी ताराबाई यानी कि चौथा, और शायद अहल्याबाई लास्ट, ठीक है, यानी कि 32 41। तो 32 41 यहाँ पर है, ठीक है। आप यहाँ देखिए, आगे देखिए, मुग़ल साम्राज्यों में कारखानों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। वे उचित मूल्य पर राजकीय आवश्यकताओं की पूरी करते थे, वे विभिन्न उद्योगों को प्रोत्साहन करते थे, वे कारीगरों को बेहतर नमूने प्रदान करते थे, वे सामान्य जन की आवश्यकताओं को पूरी करते थे, वे बिना किसी राजकीय सहायता में संचालित होते थे, ठीक है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है, ठीक है। वे उचित मूल्यों पर राजकीय आवश्यकताओं को पूरी करते थे, ये सही है। वे विभिन्न उद्योगों को प्रोत्साहन देते थे, ये भी सही। वे कारीगर को बेहतर नमूने प्रदान करते थे, ये सही है, ठीक है। तीसरा सही है। चौथा देखिए, वे सामान्य जन की आवश्यकताओं को पूरी करते थे, ये झंडूबाम गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि वे आवश्यकताओं को पूरी नहीं करते थे, ठीक है, वो भी लूटपाट कर रहे थे। आगे देखिए, वे बिना किसी राज्य की सहायता से संचालित होते थे, तो ये भी गलत है, ठीक है। सहायता तो लेते ही थे किसी न किसी की, यानी कि पहला दूसरा तीसरा सही है, ठीक है। आगे देखिए, मुग़ल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। यहाँ देखना जरूरी है क्या पूछा है। तो चलिए देखते हैं। जात और सवार पद प्रदान किए गए थे, ये सही है। मनसबदार आधुनिक, क्या बोल रहा हूँ, मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी होते थे, ठीक है। और ये तीसरा देखिए, मनसबदार 3 वर्गों में विभाजित थे। तो बताइए कौन सा कथन सही है। मेरे अकॉर्डिंग तो पहला तीसरा होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक ये पहला तीसरा ही है, ठीक है। मनसबदार थे, ये आनुवंशिक नहीं थे, ठीक है। ये यूपीपी से 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, बट स्टेटमेंट बना के अकबर के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि अकबर ने जो मनसबदारी प्रथा थी तो इनको आनुवंशिक बना दिया था, तो ये गलत है, आनुवंशिक नहीं हुई थी ये, ठीक है। आगे देखिए, दीवान कार्यालय द्वारा उनको वेतन दिया जाता था, ऐसा भी कुछ नहीं था। पहला तीसरा सही है। आगे देखिए, ठीक है, मुग़ल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में सही उत्तर बताना है, ठीक है। तो ये रिपीट हो गया, ठीक है, इसको भूल जाइए, ये रिपीट हो गया है, ठीक है, ये भी रिपीट हो गया है, ठीक है। ये किया क्या है, ठीक है, तो ये भी रिपीट हो गया है। अब चलते हैं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन टाइपराइटर ने अच्छे से टाइप कर दिए, कुछ ज़्यादा ही बार, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है, और यहाँ पर इनको सही क्रम में लगाना है। तो बाबर के युद्धों की ट्रिक मैंने बता रखी है ना। 15 में 26 में पानी पिया, 27 में खाना गया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, और 30 में मर गया, ठीक है। तो पहले आएगा खानवा का युद्ध, ठीक है, दूसरा, फिर आएगा घाघरा का युद्ध पहला, ठीक है, और बताइए फिर आएगा चौसा का युद्ध तीसरा, और आएगा सामूगढ़ की लड़ाई लास्ट में, ठीक है, 21 34 पहला, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए, आगे देखिए, ठीक है। निम्नलिखित स्थानों में से इनमें से किसी एक की बात हो रही है, ठीक है। निम्नलिखित स्थानों में पर धार्मिक भवनों का निर्माण करने के लिए अहिल्याबाई ने बहुत सारा धन खर्च किया था। तो रामेश्वर, जगन्नाथ, द्वारका और केदारनाथ, इन चारों पर उसने बहुत सारे पैसे दिए थे इनको बनाने के लिए, ठीक है। आगे देखिए, भारत में मुग़ल शासन की स्थापना ने क्या क्या किया था, ठीक है। जैसे हमारे देश में मुग़ल सत्ता स्थापित हो गई थी, तो उससे हमारे देश को क्या फ़ायदा हुआ था, क्या घाटा हुआ था, ठीक है, वो बात बताई जा रही है। नगरीकरण को मजबूती प्रदान की थी इन्होंने, सही है। आगे देखिए, तटवर्ती उत्तर भारत में अंतर नगरीय संपर्क को मजबूत किया, ये भी सही है। भारत में समुद्री व्यापार को बढ़ाया, ये भी सही है।
लंबी दूरी व्यापार से जोखिम कम हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये नॉनसेंस स्टेटमेंट है। पहला तीसरा डिफेंस 1 2 3 सही है। ये देखो A1 क्वालिटी का क्वेश्चन आया। इकता दिल्ली सल्तनत में थी, यानी कि पहले का दूसरा। जागीरें अकबर देता था, तो अकबर है, अकबर कहाँ है, अकबर है मुगल काल में, यानी कि फिर तीसरा आएगा। अमरम, ठीक है ना, तो ये अमरम थे विजयनगर साम्राज्य में, यानी कि चौथा। और ये मकोका तो अभी पढ़ा है, मराठों के काल में था, यानी कि पहला, यानी कि 2341, ठीक है। तो ये देखिए 2 3 4 1, ठीक है, समझ रहे होगे। दोबारा दिखा देता हूँ। एकता प्रणाली रजिया के फादर इल्तुतमिश ने लागू की थी, जो कि था दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। जागीरें अकबर के काल में दी जाती थी, यानी कि मुगल काल में, ठीक है, मुगल काल में। अमरम तो ये विजयनगर साम्राज्य का था, और मकोका तो आज ही पढ़ा है, मराठे यूज करते थे, ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, यानी कि दूसरा। हल्दी घाटी का युद्ध, यानी कि तीसरा। और तराइन की द्वितीय लड़ाई तो 1192, फिर चौथा। असीरगढ़ की लड़ाई, यानी कि पहला, यानी कि 2341। एक सेकंड। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ मिलान नहीं करना है, यहाँ पर इनको सही क्रम में लगाना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, सही क्रम में इनको अरेंज करते हैं। तो पहले आएगा असीरगढ़ का किला, ठीक है ना, असीरगढ़ का युद्ध, यानी कि 4। फिर तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी 92 में, यानी कि फिर 3। फिर हल्दी घाटी का युद्ध 2, ठीक है। और फिर पानीपत का लड़ाई 1, यानी कि 4 3 2 1, ठीक है। देख लीजिए इस डेट के अकॉर्डिंग पानीपत की लड़ाई सबसे बाद में हुई है ना, तो सबसे बाद में 1 आएगा, ठीक है। तो ये देखिए 4 3 2 1, इनको सही सीक्वेंस में लगाना था। अब चलते हैं, यहाँ मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं 1556 में क्या हुआ था। 1556 में अकबर का तिलक हुआ था, यानी कि राजरोहण, ठीक है। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी। और 1680, ठीक है, 1680 में क्या हुआ था, ठीक है। 1680 में बताइए क्या हुआ था। 1680 में हुआ था शिवाजी का देहांत, ठीक है। और लास्ट है 1739, तो ये करनाल की लड़ाई हुई थी, नादिर शाह आया था, ठीक है। समझ रहे होंगे। अब दोबारा देखते हैं, यानी कि 5, ठीक है, राजरोहण। फिर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि 4। सी का देखिए, सी का है तीसरा, ठीक है, शिवाजी का देहांत हुआ था। और आएगा फिर दूसरा, ठीक है, यानी कि 54 32। तो ये देखिए 54 32, ठीक है, समझ रहे होंगे। हल्दी घाटी की लड़ाई तो अकबर से हुई थी। पिलग्राम का युद्ध हुमायूं को हराकर बाहर भेज दिया था शेरशाह सूरी ने, ठीक है। खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। और खानवा की लड़ाई हुई थी, बाबर से बिलोंग करती है, ठीक है, तो समझ लेना। आगे देखिए, यहाँ पर देखना सही सम्मिलित, ठीक है, निम्नलिखित में को सम्मिलित कीजिए। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी, यानी कि दूसरा, ठीक है। 1707 में क्या हुआ था, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, ठीक है। फिर आएगा चौथा, ठीक है, यानी कि 2 4, 1 सेकंड, 2 4, ठीक है। और 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई, यानी कि फिर आएगा पहला। और 1605 में अकबर की मृत्यु, यानी कि 1605 में, यानी कि तीसरा, यानी कि 24 13। तो ये देखिए 24 13, ठीक है। गलती वगैरह हो जाए फ्रेंड्स, आप दोबारा मिला लेना, ठीक है, क्योंकि आगे देखिए पानीपत का 27, तो 27 में खाना खाया था, यानी कि खानवा का युद्ध, ठीक है, तीसरा। 56 में क्या हुआ था, तो 56 में हुआ था अकबर का तिलक, ठीक है, चौथा। 79 में मजहर की घोषणा हुई थी, ये सब करा दिया मैंने, ठीक है। और 58 में क्या हुआ, तो औरंगजेब ने बनारस फरमान जारी किया था, ठीक है, यानी कि पहला। 34 21 है कहीं, तो ये 34 21 यहाँ पर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये बकवास क्वेश्चन किसने प्रिंट कर दिया, यहाँ देखिए, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक है। तो ये काकतियों की राजधानी, ठीक है, काकतियों की राजधानी, यहाँ पर बताना कौन सा एक सही सम्मिलित है। तो ये देखिए होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी, ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। पांड्या की थी मदुरा, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछने की क्या कोशिश कर रहा है। यहाँ पर एक कथन सही सम्मिलित है, ठीक है। तो होयसल की राजधानी द्वार समुद्र, ये तो राइट है, ठीक है, बस यही सही है। बाकी पांड्यों की थी, मथुरा नहीं थी, ठीक है, ये मदुरई में थी, ठीक है। याद रखना, यादवों की राजधानी थी देवगिरी, ठीक है। और ये शायद
प्राचीन भारत का क्वेश्चन ऐड हो गया डिपेंड। तो आप याद रख लेना, होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी। बाकी ये सब बकवास लिखी हुई है डिपेंड, ये सब आप प्राचीन भारत में जाके पढ़ सकते हैं। ये पता नहीं यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन आ गया डिपेंड। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो अकबर के राज्य में सर टॉमस रो नहीं आया था, ये आया था जहांगीर के काल में डिपेंड। आगे देखिए कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ नहीं लिखा है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है डिपेंड, तो दास्ताकांत मैकमिलन ने किया था डिपेंड, ये एलन बरो ने किया था। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो जहांगीर ने वलक का युद्ध नहीं लड़ा था, शाहजहाँ ने लड़ा था। ये सब मैं बता चुका हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित है, तो ये मुतशरिफ थे, तो ये शाही खाने की देखरेख करता था। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो यूसुफ आदिल शाह क्या कहते हैं, यूसुफ आदिल शाह बिलोंग करता था गोलकुंडा और बीजापुर से डिफेंस, ना कि अहमदनगर से। कौन सा जोड़ी गलत है, तो शाहजहाँ के काल में गुनाड नहीं आया था डिफेंस। ये सब रॉयल फिंच अकबर के काल में, दारा सिकोह मनुची और सर टॉमस रो जहांगीर। कौन सा एक सही सम्मिलित है, तो ये अमीर हसीब, तो ये दरबारी शिष्टाचार था। आगे देखिए डिफेंस 30वां क्वेश्चन क्या कहता है, 1750 तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक संघ बना रहा, ये सही है। और उसके उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर करते थे डिफेंड। तो बताइए कौन सा सही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिफेंड। व्याख्या भी हो रही है और दोनों सही है डिफेंड। आगे देखिए मुगल बादशाहों ने खलीफा के स्तर को इस्लामी विश्व के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में नहीं स्वीकारा, ये सही है डिफेंड। आगे देखिए खलीफा मिदा के शासक का बंदी था और उससे अभिप्राय था कि मिदा के शासन की तुलना में मुगल बादशाह स्तर निम्न है डिफेंड। तो बताइए क्या है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए डिफेंड। दोनों ऑप्शन नंबर बी डिफेंड, यहाँ दोनों सही हैं बट व्याख्या नहीं हो रही है। आगे देखिए मुगल शासकों ने खलीफा को कभी स्वीकार नहीं किया, ये सही है डिफेंड। खलीफा मिदा शासक का बंदी था डिफेंड, तो ये दोनों ही सही हैं और व्याख्या नहीं हो रही है डिफेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए मुगलकालीन भारत के सभी उद्योगों में वस्त्र उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, तो ये सही है। सूती वस्त्र का निर्यात भारत में विदेशी मुद्रा प्राप्ति का ये प्रमुख स्रोत था। तो बताइए कौन सा सही है यहाँ पर डिफेंड, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिफेंड। दोनों सही हैं और व्याख्या भी हो रही है, ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए डिफेंड। आगे देखिए मुगल काल में त्रिधात्विक मुद्राएं प्रचलित थी। आगे देखिए स्वर्ण मोहर चांदी के रुपए और तांबे के दाम का आपसी विनिमय राज्य द्वारा निर्धारित होता था। तो बताइए कौन सा कथन सही है यहाँ पर डिफेंड, तो ये हो जाएगा कौन सा कथन सही है डिफेंड, तो ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही हैं और व्याख्या भी हो रही है डिफेंड, ये देख लीजिए। आगे चलिए मुगल का सैन्य संगठन प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में ध्वस्त हो गया डिफेंड, तभी तो इनका अंत हो गया था। आगे चलिए जागीरदारी व्यवस्था में संकट की स्थिति डिफेंड। जागीरदारी व्यवस्था ये संकट की स्थिति उत्पन्न हुई थी, इसी की वजह से इनकी सैन्य शक्ति कमज़ोर पड़ने लगी थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए डिफेंड। दोनों सही हैं, देख सकते हैं आप डिफेंड। आगे चलिए कितने क्वेश्चन हैं ऐसे। सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे डिफेंड। वह क्या कहता है डिफेंड, ये सही है। मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था, तो दोनों सही हैं डिफेंड। ये देखिए ए और बी दोनों सही हैं डिफेंड। आगे चलिए मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी डिफेंड, तो थी। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था, तो बताइए कौन सा कथन सही है, तो ये देखिए ए सही है लेकिन आर गलत है डिफेंड, योग्यता के आधार पर नहीं होता था। आगे देखिए सिखों के अंतिम गुरु, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद डिफेंड। आगे चलिए खालसा पंथ तो गुरु गोविंद सिंह की देन है ये डिफेंड। आगे चलिए ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ, गज सिकंदरी और गज इलाही का अंतर था, डिफरेंस था, तो ये रेशो था 39 और 41 का डिफेंड। आगे देखिए मुगल प्रशासन के दौरान जिले का नाम सरकार कहते थे, मुगल प्रशासन में जिले को डिफेंड। आदि ग्रंथ को संग्रहित किया था, तो ये गुरु अर्जुन देव ने डिफेंड। आगे देखिए आदि ग्रंथ तथा ग्रंथ साहिब का संकलन निम्न में से किसने किया था, तो गुरु अर्जुन देव ने डिफेंड। जौनपुर का अंतिम शासक हुसैन शाह था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट, तो ये हेमू था, मैंने बताया था, और इसकी उपाधि थी विक्रमादित्य की, ये याद रखना डिफेंड।
हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? हेमू। अगर ये पूछ ले ये कहाँ से बिलोंग करता था, ये हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, रेवाड़ी में इसका जन्म हुआ था। आगे चलिए फ्रेंड्स, खगोलीय वेधशालाएँ जंतर मंतर बनवाई थी, तो ये जयसिंह द्वितीय ने बनवाई थी। आगे देखिए, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी, साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके इसलिए। फ्रेंड्स आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था का विषय के बारे में सत्य नहीं है? तो वो देखिए, उनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था। ठीक है, ये गलत है। मुगल शासन द्वारा प्रचलित मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति मध्य एशिया से हुई थी। ठीक है, आगे देखिए, मनसबदारों की संपूर्ण आय के दावे की 1/4 की कटौती अमीरों निम्नलिखित वर्ग से जोड़ी जाती थी, तो राजपूतों के वर्ग से जोड़ी जाती थी। आगे देखिए, निम्नलिखित मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये देखिए, मनसबदारों को पदेन या मसरूद पद मसरूद पद भी प्राप्त होता था। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, ये गलत ही पूछा है। ठीक है, आगे देखिए, मनसबदारी व्यवस्था राजकीय नियुक्तियों द्वारा थी। ठीक है, शासकीय नियुक्तियों द्वारा होती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, मनसबदारी में जात किसको ठीक है, मनसबदारी में जात से किसको संख्या का अभिप्राय होता था? ठीक है, तो जात कहते थे सैनिकों को। ठीक है, अब थोड़ा तीव्र गति से चलते हैं। मुगल मनसबदार प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन थे? तो मीर बख्शी, यानी कि ये सैन्य विभाग का कर्ता धर्ता था। आगे देखिए, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया था वह किस देश से प्रचलित थी? तो ये मंगोलिया से ली थी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाहों के युग में से किस युग में अपने प्रमुख सदरों को अपदस्थ किया था? तो ये अकबर और औरंगजेब ने अपने प्रमुख सदरों को मतलब पद से हटा दिया था। आगे देखिए, मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधि करता था, ये भू राजस्व व्यवस्था से इंडिकेट करता था। माल था तो ये ज़मीन पर लगाया जाने वाला एक प्रकार का लगान या फिर कर। आगे देखिए, भू राजस्व आवंटन के लिए जो भूमि आरक्षित होती थी उसको कहते थे महाले पैवाकी। आगे देखिए, मुगल बादशाह किससे जागीरें प्रदान करते थे? तो ये महाले पैवाकी थे। ठीक है, पैवाकी का अर्थ क्या था? तो ये देखिए, अप्रदत्त जागीर भूमि। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जागीर हस्तांतरित नहीं की जा सकती थी? तो ये थी वतन जागीर। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये सी अलग होना चाहिए था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जागीर हस्तांतरित नहीं की जा सकती थी? तो वतन जागीर। ठीक है, ये सारा एक साथ ही यहाँ पर हो गया है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस जागीर का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता? तो ये यहाँ पर देख लीजिए, वतन जागीर। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक की धर्मनिरपेक्षता की अवस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहती थी? ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये थी इब्राहिम आदिल शाह, और इसको अबला बाबा यानी कि गरीबों का दोस्त भी कहते थे। बंदा बहादुर का मूल नाम तो ये लक्ष्मण देव था। ठीक है, आगे देखिए, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था, तो ये सरदना में करवाया था। आगे देखिए, मुगल काल दरबारी की भाषा फारसी थी, बता दिया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन रोहिला सरदार है अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो ये था नवीज खां। ठीक है, आगे देखिए, सरंजामी प्रथा तो ये मराठा भू राजस्व व्यवस्था से बिलोंग करती थी। आगे देखिए, विलियम डैरिम्पल की किताब सिटी ऑफ जीन्स किस भारतीय शहर से है? ठीक है, तो इसका संबंध है दिल्ली से। आगे देखिए, गजुद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक हौफ्त कुजलुम क्या है? तो ये प्रशासनिक सुधारों की एक पुस्तक है। ठीक है, सिराजुद्दौला का मकबरा ये लखनऊ में है। ठीक है, लोहगढ़ का किला तो ये बंदा बहादुर ने बनवाया था। ठीक है, ये देखिए, A1 क्वालिटी का क्वेश्चन आया और ये बकवास क्वेश्चन लिखी हुई है। ठीक है, आगे देखिए, ठीक है, इन कथनों को ध्यान से पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं। अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलाई में विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं। ठीक है, देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की।
पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री कौन था? तो ये झंडूबाम, इसकी बात हो रहा है इब्न बतूता की, ठीक है, जो एमबीडी के काल में आया था। दक्षिण भारत में पोलीगार कौन थे? तो ये क्षेत्रीय प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रक पोलीगार थे, ठीक है। आगे देखिए चित्तौड़गढ़, तो ये राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ बनवाया है, ठीक है। होयसलों की राजधानी द्वार समुद्र थी, वर्तमान में ये हेलीविड, और ये सब कर्नाटक में पड़ते हैं इस टाइम, ठीक है। कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी, होयसल की राजधानी द्वार समुद्र, ठीक है। ये क्वेश्चन शुरू में था। आगे देखिए, ठीक है। तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों के स्वामी हरिदास का परीक्षण प्राप्त करते थे। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीतों की अर्चना केंद्र स्थापित किए थे? तो ये 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए मुगल भारत में अंग्रेजों के व्यापार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या वस्तु क्या थी? तो ये सूती कपड़े। आगे देखिए मुगलों के अधीन दीवान की शक्तियाँ निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं था? तो ये सरकारी फरमानों का निर्गम, ये इसमें सम्मिलित नहीं था। आगे देखिए निम्नलिखित में मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र, तो ये बयाना था, ठीक है। आगे देखिए भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी कंपनी स्थापित हुई थी, और ये किसने की थी? तो ये कोलवर्ट ने की थी, ठीक है। कोरोमंडल बंदरगाह में डचों का निर्यात की प्रमुख वस्तु, तो ये वस्त्र थे, सूती वस्त्र, ठीक है। आगे देखिए मध्यकालीन भारत में आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अगरगट्टा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ। तो अगरगट्टा होता था ऑप्शन नंबर सी, सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र या फिर वाटर व्हील, ठीक है। अगरगट्टा सिंचाई से संबंधित था, याद रखना, ठीक है। निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसे काबुल का मक्का द्वार कहा जाता? तो ये मैंने बताया था, सूरत को काबुल का मक्का का द्वार कहा जाता था। पंजाब में अमृतसर, तो ये गुरु रामदास ने बताया था। दफ्तर बंदगान कहलाते थे, ये उलेमा कहलाते थे, ठीक है। आगे देखिए मुगल काल में तांबे का सिक्का, इसको दाम कहते थे, ठीक है। 21 जनवरी को जन्म दिवस, तो ये गुरु गोविंद सिंह का मनाया जाता है। मुगलों ने नवरोज त्यौहार फारसियों से उधार लिया था, ठीक है। जवाबित क्या था? तो ये राज्य कानून थे, ठीक है। आगे देखिए मुगल भारतीय राज्यों की आय का एक प्रमुख स्रोत था, तो ये भू राजस्व कर वसूलते थे। मुगल में मौल्यम क्या था? तो ये एक जहाज का नाम था। आगे देखिए निम्नलिखित में से हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक, तो चिंगलिंच खां था। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग, तो ये कोचीन में अपनी फैक्ट्री लगाई थी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक दहेज की परिभाषा थी? तो ये भू राजस्व अनुदानों द्वारा देह वेतन, ठीक है। भू राजस्व द्वारा जो वेतन दिया जाता था उसको कहते थे दहेज, ठीक है, से याद रखना। आगे चलते हैं निम्नलिखित में से कौन एक मुगल अधीन बंदरगाह का अध्यक्ष था? तो बताइए, ये था मुत्सिब, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, मुत्सदी, ठीक है। आगे देखिए विदेशी यात्रियों में से कौन वर्णन करता कि तांबे के बड़े बर्तनों में गंगा जल मुगल बादशाहों के पीने के लिए लाया जाता था? तो ऐसा कहता था एडवर्ड टेरी, ठीक है। मुगल काल में नरनाला और हल्की तोपें क्या थी? तो ये थी मानव द्वारा उठाई जा सकने वाली तोपों को कहते थे नरनाड़ा, ठीक है। और ये जहाँ जहाँ राजा जाता था उनके साथ ही जाती थी ये तोपें, ठीक है, क्योंकि ये हल्की थी और इनको उठा के भी ले जाया जा सकता था। 16वीं शताब्दी में मुगल प्रशासनिक शब्दावली में एलची और सफ़ीर शब्दों से क्या अभिप्राय है? तो ये राजपूतों को इंडिकेट करते थे, ठीक है। आगे देखिए जाट समुदाय का प्लेटो, तो ये सूरजमल को कहा जाता है, अफलाटून जाटों का। आगे देखिए अन्य ग्रामों में भूमि जोतने हेतु आने वाले कृषक थे, तो ये थे पाई या शाही, ठीक है, ठीक है, समझ गए होगे। अन्य ग्रामों में भूमि जोतने आए हेतु, ठीक है, कृषक क्या कहलाते थे? ये पाई या शाही। निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा, तो ये भूभाग नहीं व्यापार करना चाहते थे ये, ठीक है। आगे देखिए मुगल कालीन भारत में अधोलिखित वस्तुओं में से किसका निर्यात सर्वाधिक हुआ? तो बताइए, ये बता दिया मैंने, सूती वस्त्र का, ठीक है, सूती वस्त्र का। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को ब्रगेंजा की कैथरीन की जगह, ठीक है, कैथरीन से विवाह किया था? तो ब्रगेंजा उसका नाम था, कैथरीन ब्रगेंजा, और इसको दहेज में मुंबई दिया था, तो पुर्तगालियों ने मुंबई दे दिया था
दहेज में किसको? अंग्रेजों को। ठीक है। कैथरीन ब्रिगेंजा से विवाह करने पर भारत के किस प्रदेश में डच लोगों ने अपने आरंभिक मालखाने स्थापित किए? तो गुजरात और बिहार में। ठीक है। आगे देखिए, ऐसे समय जब कोई व्यक्ति भूमि प्राप्त करता है तो उसे अधिकाधिक निचोड़ता है। ठीक है। तो उससे अधिकाधिक निचोड़ता है और गरीब मजदूरों से छोड़कर अन्य पायलान कर जाते हैं। तो यह कथन किसका था? तो ये था बर्नियर का। ठीक है। बर्नियर ने कहा है। मुगल साम्राज्य में काजी उल कुजात संबंधित था। तो ये न्याय विभाग से संबंधित था। आगे देखिए, सिखों को एक लड़ाकू समुदाय में गुरु गोविंद सिंह ने बदला था। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। खिदमती क्या थी? तो ये थी पराजित भारतीय सरदारों द्वारा जो कर लगता था उनको कहते थे खिदमती। आगे देखिए, ठीक है। यहाँ बताना है, मुगल बादशाहों ने न्याय प्रदान के लिए एक अलग दिन निर्धारित रखा था। तो इसके संदर्भ में कौन सा कदम सही नहीं है? तो ये औरंगजेब ने कुछ नहीं रखा था ऐसा। ठीक है। ये झंडूबाम था। और इनके देख लीजिए, ठीक है। अकबर ने न्याय के लिए बृहस्पतिवार दिन और जहांगीर ने मंगलवार और शाहजहाँ ने बुधवार। ठीक है। तो ये औरंगजेब बड़ा गलत है। ठीक है। यहाँ पर कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है? तो ये एडवर्ड टेरी, ये औरंगजेब के काल में नहीं आया था। आगे देखिए, मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः थे तो ये चगताई तुर्क थे। ठीक है। आगे देखिए, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों के लिए पवित्र है? तो ये गुरु गोविंद सिंह की समाधि है नांदेड़ में। ठीक है। याद रखना। पंजाब, ठीक है। पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर और ये सुकर चकिया मिसल से आते थे। याद रखना। ठीक है। भारत में निम्नलिखित नगरों में से किसे गुलाबी नगरी? तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। पिंक सिटी जयपुर। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में किस जगह पर हुई थी? तो बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हुई थी नांदेड़ में। ठीक है। यहीं पर इनका गुरु गोविंद का मकबरा है। ठीक है। आगे देखिए, मुगल काल में किस जौहरी विदेशी यात्री ने तख्ते ताउस का ब्यौरा किया? तो ये टर्बनियर ने किया है। ठीक है। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना हिस्सा राज्य के रूप में निर्धारित था? तो 1/3, ठीक है, हिस्सा लेते थे। मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन सबसे बड़े क्षेत्र थे, ये बयाना था। ठीक है। आगे देखिए, किस किले का मुगलों ने दीर्घकाल तक शाही कारागार के रूप में उपयोग किया? तो ये ग्वालियर के किला। ठीक है। आगे देखिए, बुंदेलों की राजधानी ओडिशा का स्वर्ण युग? तो ये 18वीं सदी के पूर्वार्ध को कहा जाता है स्वर्ण युग। ठीक है। टर्बनियर बारबोरा मनुची, तो ये एक भारतीय पर्यटक बनकर आए थे, यूरोपीय यात्री थे ये। ठीक है। यहाँ पर घूमने आए थे। मुगलकालीन भारत में वस्त्र उद्योग प्रमुख धंधा था। ठीक है। आगे देखिए, धंधा नहीं उद्योग था। ठीक है। मुगल काल में दीवान, तो ये वित्त मंत्री होता था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। कबूलियत और पट्टा, तो ये राजस्व बंदोबस्त से बिलोंग करता था। अब बाब क्या था? ठीक है। तो ये उपकर था एक। मुगल प्रशासन में मुंसिब, तो ये लोक आचरण अधिकारी होता था मुंसिब। ठीक है। आगे चलिए, मुगल प्रशासन में मदद मास इंगित करता है। तो दीवान विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व भूमि अनुदान भूमि। ठीक है। आगे देखिए, उस क्षेत्र को पहचानिए जहाँ यूरोपियों ने सर्वप्रथम सोरा और अफीम, तो ये सोरा और अफीम बिहार में उगाते थे। आगे देखिए, किस मुगल शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता के संघर्ष जारी रखा? तो मेवाड़ का राजा था चंद्रसेन। ठीक है। आगे देखिए, गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है, उन्होंने सिखों की सैन्य व्यवस्था का संगठन किया। ठीक है। ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है और डायरेक्ट ये पूछा जाता है ग्रुप 3D एग्जाम में, सिखों को लड़ाकू समुदाय में किसने बदला था? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है। मनसबदार जिन्हें मुद्रा के रूप में वतन दिया जाता था उन्हें कहते थे उन्हें नकदी। ठीक है। बैकग्राउंड में थोड़ा वगैरह शोर है, आप उसे अवॉइड करना। आगे देखिए, पुर्तगालियों ने भारत में निम्न में से किस फसल को पहली बार परिचित कराया? तो ये तम्बाकू, मैंने सब बता दिया था। ठीक है। ये तम्बाकू और क्या कहते हैं, काजू और आलू और प्रिंटिंग प्रेस, ये 4-5 चीज़ें ये लेकर आए थे इंडिया में। मुगल प्रशासन में फौजदार में से किसका एक अधिकार था? ठीक है। तो ये जिला, मुगल प्रशासन में फौजदार निम्न में से किसका एक अधिकार था? तो जिले का अधिकारी था। ठीक है। याद रखना, मुगल काल में नसक क्या था? तो ये भू लगान निर्धारित करने की एक विधि थी, नसक, यानी कि भू राजस्व वसूलने की या टैक्स वसूलने की विधि को कहते थे नसक। मुगलों ने वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत कुल कौन था? तो ये कछवाहों से विवाह किया था किसने? अकबर ने। अत्ता अली खां, तो ये मिर्जा तानसेन का नाम था। बस खत्म होने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है। और यहाँ हमारी मध्यकालीन भारत खत्म हो जाएगी। 18वीं सदी कब है? हिंदू शासक
जिसने 2 असमयिक यज्ञों का आयोजन करवाया था, तो ये राजा जय सिंह, ठीक है, अजमेर का राजा था ये। आगे चलिए, किस वंश ने ओरछा, ठीक है, किस वंश को ओरछा की, क्या बोल रहा हूँ मैं, किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? ये बुंदेला, ठीक है। आगे चलिए, भारत में व्यावसायिक संबंध स्थापित करने वाला पहला यूरोपियन देश था, तो ये पुर्तगाली आए थे सबसे पहले। गोलकुंडा का वर्तमान कहा जाता, गोलकुंडा कहा जाता हैदराबाद, जहाँ पर है चार मीनार, और यहाँ की बिरयानी बहुत फेमस है, ठीक है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भेंट करने वाला प्रथम सरदार कौन था? तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये थे राजा साहू शिवाजी का पुत्र, ठीक है ना। तो ये मिसलेनियस क्वेश्चन थे 145 जो कि ख़त्म हो गए हैं, और इनके ख़त्म होने से ही हमारी ख़त्म हो गई है क्या, मध्यकालीन भारत, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा था आपको, एक मास्टर वीडियो बना दूंगा। ये हमारे 10 पार्ट बने हैं, तो इन 10 पार्ट को जोड़कर एक मास्टर वीडियो बन जाएगी, और वो कल आपको मिल जाएगी लगभग मॉर्निंग में, ठीक है ना। मॉर्निंग में आपको 9-10 बजे की टाइम मिल जाएगी, क्योंकि उस पर अभी बहुत सारा काम करना बाकी है, ठीक है। तो कल मॉर्निंग में 9, साढ़े 9, 10 बजे तक आपको वीडियो मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमारी प्राचीन भारत कंप्लीट, मध्यकालीन भारत कंप्लीट। अब जो बचा है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, और वो है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि मैं पढ़ाऊँगा आपको बिपिन चंद्रा की बुक से, ठीक है। तो कंटेंट वगैरह पसंद आता है तो आप एक लाइक कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए जो आंसर के साथ A1 क्वालिटी का डाटा देखने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।